मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि अभी मझगांव डॉक लिमिटेड में एक साथ 11 सबमरीन को बनाया जा सकता है, लेकिन ऑर्डर ना होने की वजह से 2024 के बाद मझगांव डॉक लिमिटेड की ड्राई डॉक फैसिलिटी खाली पड़ने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की एक और MiG-21 क्रैश होने के साथ साथ ये सवाल उठना जायज है कि आखिर कब तक हम ऐसे MiG-21 को ऑपरेट करने वाले हैं। चाइना की तरफ से ऑफिशियली क्लियर कर दिया गया कि चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद ही कोई दलाई लामा बन सकता है, लेकिन एक स्पिरिचुअल लीडर को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव करना या सिलेक्ट करना किस हद तक जायज होने वाला है। और यूएस एयरफोर्स की नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए अभी एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन को भी तैयार कर दिया गया जो कि डुअल मोड में ऑपरेट किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से नेवी को लेके काफी सारे अपडेट सामने आ रहे और स्पेशली सबमरीन्स को लेके अपडेट सामने आ रहे थे। और अभी इंडियन नेवी में सबसे पहले न्यूक्लियर सबमरीन्स को इंडक्ट करने पर जोर दिया जा रहा है। और अभी अगर हमारी सबमरीन बिल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो भारत में बस कुछ ही गिने चुने शिपयार्ड मौजूद हैं जिनको सबमरीन को मैन्युफैक्चर करने का बनाने का अनुभव है। और मेनली इसमें मझगांव डॉक लिमिटेड सबसे आगे चल रहा है, जहां पर अभी हमारी कलवरी क्लास के सबमरीन को बनाया जा रहा है। और 2024 तक यहां पर कलवरी क्लास की सभी सबमरीन को मैन्युफैक्चर करके इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा, जिसके बाद मझगांव डॉक लिमिटेड की ड्राई डॉक फैसिलिटी खाली पड़ने वाला है। वैसे आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि मझगांव डॉक लिमिटेड में जब स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को बनाना शुरू किया गया था तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी लाने के लिए लगभग 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया गया था और सबमरीन बिल्डिंग के लिए सारे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया था। मझगांव डॉक लिमिटेड का कहना है कि अभी तक नेवी की प्रोजेक्ट 75 फाइनल होने का नाम तक नहीं ले रहा है और इसको कब तक फाइनल किया जाएगा ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर ऐसे में ये और ज्यादा डिले होता है तो जाहिर सी बात है कि मझगांव डॉक लिमिटेड की ड्राई डॉक फैसिलिटी आगे चल के खाली पड़ने वाला है। अभी तो न्यूक्लियर सबमरीन को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट 75 और भी ज्यादा डिले होने की उम्मीद किया जा रहा है। अभी मझगांव डॉक लिमिटेड में एक साथ 11 अलग अलग सबमरीन को एक साथ बनाया जा सकता है। और अभी की बात करें तो अभी मझगांव डॉक लिमिटेड में एक साथ 7 नए सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने के लिए सारे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यानी कि हमारे पास अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मौजूद होने के बावजूद भी टाइम रहते सभी प्रोजेक्ट को क्लियर ना करने की वजह से हमें सारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से एक तरफ नेवी की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है, साथ ही दूसरी तरफ हमारी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी के ऊपर भी इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और ये एक बहुत ही बुरी खबर है क्योंकि आज सुबह के टाइम इंडियन एयरफोर्स की एक और MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। बताया गया कि एक रूटीन मिशन में था जब ये हादसा हुआ था और ये एयरक्राफ्ट पंजाब की मोगा के पास क्रैश हो गया था। अभी ये किस वजह से क्रैश हुआ था ये तो नहीं पता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें मौजूद इंडियन एयरफोर्स के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी इस हादसे में वीर गति को प्राप्त हुए। और ये शायद दूसरी या तीसरी बार है जब इस साल कोई MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि MiG-21 पहले से काफी पुराने हो चुके हैं और अभी इनकी सर्विस लाइफ लगभग कंप्लीट हो चुकी है, जिस वजह से इनका एयरफ्रेम अभी एयरवर्थी नहीं रहा है। बस हम इसको अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये काफी पुराने हो चुके हैं तो ये बार बार क्रैश होते रहते हैं। अब एयरक्राफ्ट की क्रैश होने से ज्यादा दुख इस बात की होती है क्योंकि क्रैश होने की वजह से हम हमारे ट्रेंड पायलट को भी खोते जा रहे हैं। और ये एक दो बार नहीं बल्कि पिछले कई सालों से लगातार होता आ रहा है। और लगातार इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में डिले होने की वजह से हम टाइम पर नए एयरक्राफ्ट को इंडक्ट नहीं कर पा रहे और इसी वजह से हमारे पायलट्स को अभी मजबूरी में आके फ्लाइंग कॉफिन्स में उड़ान भरना पड़ रहा है। और वैसे भी 2000 से अभी तक देखा जाए तो लगभग 83 MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 53% के आसपास जो क्रैश हुए थे वो टेक्निकल इशू की वजह से क्रैश हुए थे। और इसी एक्सीडेंट प्रोन सिचुएशन की वजह से अभी सिर्फ हाईली ट्रेन्ड पायलट्स को इसको ऑपरेट करने के लिए इजाजत दी जाती, जिस वजह से जब भी कोई MiG-21 क्रैश होता है तो इसमें एक हाईली ट्रेन्ड पायलट को खोने की चांसेस बढ़ जाता है। और अभी हम इनको कम से कम 2024 तक इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेट करने वाले हैं, लेकिन तब तक ये और भी जाने ले सकता है, जिस वजह से कम अभी से इंडियन एयरफोर्स को इसके बारे में सोचना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इनको रिप्लेस करना चाहिए। अगला अपडेट तिब्बत और चाइना को लेकर। पिछले कई दिनों से तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में चाइना की तरफ से काफी हेवी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और तिब्बत की अंदरूनी हिस्सों में चाइना अभी तक
काफी ट्रूप्स को परमानेंटली डिप्लॉय कर रहा है। अब हो सकता है इसका भारत के साथ चल रही बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट एक मेजर कारण है, लेकिन इसके अलावा भी एक और कारण हो सकता है जिस वजह से चाइना अभी अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और इस रीजन में ज्यादा डिप्लॉयमेंट वगैरह कर रहा है। तो हाल ही में आपने सुना होगा तिब्बत के जो स्पिरिचुअल गुरु हैं या दलाई लामा है, वो अपने एक उत्तराधिकारी को चुनना चाहते हैं और जितने भी तिब्बतियंस है उनका मानना ये है कि जो भी नेक्स्ट दलाई लामा बनेंगे उनको चुनने का अधिकार सिर्फ तिब्बतियंस को है। और ये होना भी चाहिए क्योंकि तिब्बत की जो कल्चर है वो चाइना के कल्चर से एकदम अलग है और तिब्बत वैसे एक आज़ाद देश था जिस पर चाइना की तरफ से जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया था और इसी वजह से उस वक्त दलाई लामा को तिब्बत छोड़ के भारत आना पड़ा था, वरना चाइना वाले तब उनको या तो मार देते या फिर बंदी बना लेते। और अभी जब दलाई लामा अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात कर रहे हैं, इस दौरान चाइना की तरफ से इसमें फिर से हस्तक्षेप करने की कोशिश किया जा रहा है और चाइना का कहना है कि जो भी नेक्स्ट दलाई लामा बनेंगे उनको चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि चाइना आगे चल के अपनी मनमानी करने के लिए और तिब्बत पर कंप्लीट कब्जा करने के लिए नेक्स्ट दलाई लामा को चुनने की कोशिश कर रहा है, जिनका आगे चल के तिब्बत के साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं होगा बल्कि चाइना के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन होने वाला है। तो अगर ऐसा हुआ तो तिब्बत हमेशा के लिए चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा और अभी जो तिब्बतियंस के मन में चाइना से अलग होने की बात चल रही है, ये आवाज हमेशा के लिए दब जाएगा। पर अभी इसी बात को लेकर तिब्बतियंस बिल्कुल भी खुश नहीं है और साथ ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी इसमें सीधे तौर पर चाइना को वार्निंग दिया गया था कि तिब्बतियंस अपना लामा खुद चुनेंगे और अगर इसमें चाइना की तरफ से हस्तक्षेप करने की कोशिश किया जाता है तो इसका परिणाम बुरा हो सकता है। इसी वजह से चाइना को ये बात पहले से ही पता लग चुकी है कि जब भी नेक्स्ट दलाई लामा को सिलेक्ट किया जाएगा तब तिब्बत में सिचुएशन खराब हो सकते हैं या फिर हो सकता है एक साथ उस वक्त सभी तिब्बतियन चाइना का विरोध करने वाले हैं और इसी वजह से चाइना अभी तिब्बत में अपना डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश करने लगा है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि चाइना अभी जानबूझकर भारत के साथ बॉर्डर टेंशन को इंक्रीज कर रहा था ताकि इसका बहाना बनाकर वो तिब्बत रीजन में ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉयमेंट को कर सके और परमानेंटली यहाँ पर अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को करके रख सके, जो कि आगे चल के दोनों तरफ से ही चाइना को फायदा देने वाला है। अगला अपडेट एरो इंजन को लेके यूनाइटेड स्टेट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट्स को यानी कि अपनी 6th जनरेशन NGAD फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए नए इंजन को डेवलप कर चुका है और आगे चल के सेम इंजन को F-35 में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस इंजन का नाम फिलहाल XA-100 बताया गया है, जिसको फ्यूचर कॉम्बैट सिनेरियो को देखते हुए डिजाइन किया जा रहा है। अब इंजन वर्तमान की किसी भी इंजन के मुकाबले ज्यादा थ्रस्ट को देने के साथ साथ ज्यादा एफिशिएंट भी होने वाला है और इसको जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से पिछले साल से ही टेस्टिंग करना शुरू कर दिया गया था और अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बताया गया कि इसकी सभी टेस्टिंग रिजल्ट को थ्योरी के हिसाब से काफी एक्यूरेट पाया गया है। जनरल इलेक्ट्रिक के मुताबिक इस इंजन को 2 अलग अलग मोड में ऑपरेट किया जा सकता है और इसको 2 सेपरेट मोड में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें से इसको अगर हाई थ्रस्ट मोड में इस्तेमाल किया जाए तो ये ऑप्टिमम थ्रस्ट और पावर को डिलीवर करने वाला है, जबकि अगर इसको हाई एफिशिएंसी मोड में इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतरीन फ्यूल इकोनॉमी को प्रोवाइड करने वाला है, जो कि एयरक्राफ्ट को ज्यादा समय तक हवा में रहने में मदद करने वाले हैं या फिर लंबी दूरी तक ट्रेवल करने में मदद करने वाले हैं। इसकी थ्रस्ट प्रीवियस इंजन के मुकाबले लगभग 10% के आसपास बेहतर होने के साथ साथ ही प्रीवियस F-35 के इंजन के मुकाबले लगभग 25% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होने वाला है। इसमें एडिशनल थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम को भी ऐड किया गया है, जिससे एयरक्राफ्ट की हीट सिग्नेचर को रिड्यूस करने के साथ साथ कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को भी बेहतर किया जा सकता है। अभी तक इसकी एक ही प्रोटोटाइप को डेवलप किया गया था और 2021 के एंड तक इसकी एक और यूनिट को भी बनाने का फैसला किया गया, जिसके बाद इसकी फर्दर टेस्टिंग करना शुरू किया जाएगा और इसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने के लिए भी सप्लाई करना शुरू किया जाएगा, जो कि फिलहाल प्रोटोटाइप्स में इंटीग्रेट करने के लिए टेस्ट किए जाएंगे और बाद में इनको F-35 में भी इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर, जैसे कि अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है और चाइना की तरफ से अभी भी हॉट स्प्रिंग और गोगरा जैसे सेक्टर में पीछे जाने के लिए सहमति जताई नहीं जा रही और बदले में चाइना अभी परमानेंट स्ट्रक्चर को भी बनाना शुरू कर चुका है और अंदरूनी हिस्सों में भी लगातार चाइना की तरफ से परमानेंट डिप्लॉयमेंट वगैरह किया जा रहा है, जिनको रेगुलर बेसिस पर चाइना रोटेट भी कर रहा है। इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी भारत की तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में परमानेंटली अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया जा सकता है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी साल भर 50,000 से लेके 60,000 ट्रूप्स को तैनात करने का फैसला किया जा सकता है। यानी कि अब से जैसे LOC को साल भर गार्ड किया जाता था
ठीक वैसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। दूसरी तरफ अभी चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की साइड में एक नए हाईवे को बनाया जा चुका है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के काफी करीब से होकर जाता है और इस रीजन में अब चाइनीज डिप्लॉयमेंट को करने के लिए यह हाईवे काफी मदद करने वाला है, जिस वजह से भारत की तरफ से अभी लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश की साइड में भी चाइना को काउंटर करने के बारे में प्लानिंग किया जा रहा है। और हमारी आर्मी की प्रिपेयरनेस को देखने के लिए अभी हमारे आर्मी चीफ नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर की विजिट पर भी गए हुए हैं, क्योंकि अभी चाइना के साथ बॉर्डर में डिसएंगेजमेंट को करने के लिए 11 बार बॉर्डर मीटिंग को किया जा चुका है, लेकिन अभी चाइना और पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा है, जिस वजह से धीरे धीरे बॉर्डर में फिर से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।